एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्ज़ाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आपकी प्रिपरेशन को और बढ़िया बनाने के लिए मैं एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आ गई हूँ, जिसमें मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स ना बता के इस बुक के अंदर जो भी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि नोट्स मेरे हिसाब से अगर मैं नोट्स आपको समझाने बैठ गई तो उसमें टाइम भी लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है वो, और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है दिसंबर में आपको 8 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स लिखने पड़ेंगे। मतलब 8 सब्जेक्ट के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, 8 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आपको देने हैं। उसके लिए आपको इतना ज़्यादा टाइम है नहीं कि हम एक एक चैप्टर का पूरा ब्रीफली डिस्कशन करें। इसलिए मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दूंगी आपको चैप्टर का क्या है, और साथ ही साथ जो चैप्टर के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन दे रखे होंगे SAQ करके, Q1 Q2 टर्मिनल क्वेश्चन, या जितने भी क्वेश्चन हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक हो, ट्रू फॉल्स हो, मैच दी फॉलोइंग हो, या फिर वन वर्ड आंसर हो, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हो, जिस टाइप के भी क्वेश्चन आंसर्स आपको बुक में दिए गए हैं चैप्टर वाइज, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। वो भी मैक्सिमम 18 से 25 तक क्वेश्चन हो जाते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में दिए गए हैं। अगर आप वो कर लेंगे तो आप आसानी से, आपको चैप्टर का पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा कि क्या दिया गया है, और आपको थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और किस तरीके से आपको उसको प्रेजेंट करना है, तो वो भी मिल जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये बताया था कि मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, चैप्टर वाइज नोट्स ना समझाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज आपका ये कोड है MZO001 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी। इसका चैप्टर नंबर 1 हमने पहले ही नोट्स वाइज भी पढ़ लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया है कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो पार्ट में डिवाइडेड है। ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, एक वॉल्यूम में 2 ब्लॉक मिलेंगे। हर एक ब्लॉक में कम से कम 5 चैप्टर हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है आपका यूनिट 2 एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट ये चैप्टर का आपका नाम है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स। जैसे ही आप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे आपको उसका भी आइडिया मिलेगा, और आपको पूरा चैप्टर का ब्रीफली इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा और समझ भी आ जाएगा कि चैप्टर में दिया क्या है। तो पहले देख लेते हैं इसमें दिया क्या है एग्जैक्टली। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो पता होना चाहिए। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। वी फोकस ऑन माइक्रोफिलामेंट, स्पेशली एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम मेनली फोकस करेंगे माइक्रोफिलामेंट्स के ऊपर। स्पेशली माइक्रोफिलामेंट में भी कौन कौन से फिलामेंट्स के ऊपर? एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि जब हम ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मूवमेंट कर सकता है, मूवमेंट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहा है, मूव कर रहा है, ये नहीं मूवमेंट तो ये भी हो जाता है कि हम हाथ हिला रहे हैं, ऊपर कर सकते हैं हाथ, नीचे कर सकते हैं, तो वो मूवमेंट हो गई। बट लोकोमोशन एक वो हो जाता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक आप पहुंच रहे हैं, तो वही हो जाती है आपकी लोकोमोशन और मूवमेंट। ठीक है, तो अगर वो आप कर सकते हैं तो आप उसको लोकोमोशन बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मसल का इम्पॉर्टेंट है। तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करने के लिए कुछ फिलामेंट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। वही हैं आपके माइक्रोफिलामेंट, जो कि आपको हेल्प करते हैं मूवमेंट करने के लिए, ठीक है, लोकोमोट करने के लिए। तो उसी को हेल्प करते हैं एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट, जो कि आपके मसल के अंदर पाए जाते हैं। ये मसल के अंदर पाए जाते हैं और ये आपको हेल्प करते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकें, जा सकें। तो ये इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है कि किस तरीके से वो आपको मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट आर अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, अ डायनेमिक एज वेल एज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ प्रोटीनियस फिलामेंट विद इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है, जो आपका एक्टिन फिलामेंट है वो एक फंडामेंटल कंपोनेंट है सेलुलर स्ट्रक्चर का, साथ ही साथ वो एक डायनेमिक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी है प्रोटीनियस फिलामेंट का। जो भी सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके सेल्स के अंदर एक्टिन फिलामेंट पाया जाता है। ठीक है, तो एक्टिन फिलामेंट क्या है, मेनली आपको एक्टिन और मायोसिन ही पढ़ना है, जो कि आप शायद 12th और ग्रेजुएशन में भी आपका थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ। बट आंसर्स जब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा सारी चीज़ें। इन दिस चैप्टर we will explore the microfilament component and behavior and the cortical cytoskeletal arrangement। क्या है, इस चैप्टर में हम मेनली माइक्रोफिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसकी कंपोजिशन क्या है, मतलब किस किस चीज़ से मिलकर वो माइक्रोफिलामेंट बने गए हैं, उसका बिहेवियर क्या है, किस तरीके से उनके फंक्शंस हैं, और किस तरीके से वो कॉर्टिकल साइटोस्केलेटल में अरेंजमेंट रहता है उनका, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में आपको मिलेगी। दिस यूनिट विल ऑल्सो एक्सप्लोर द फंक्शन ऑफ एक्टिन फिलामेंट इन द सेलुलर मॉर्फोलॉजी,
इंट्रासेलुलर मूवमेंट एंड सेल माइग्रेशन। इस चैप्टर में आप ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि एक्टिन फिलामेंट के फंक्शन क्या है, सेलुलर मॉर्फोलॉजी क्या है उसकी, इंट्रासेलुलर मूवमेंट कैसी होती है, मतलब सेल के अंदर ही कैसे मूवमेंट हो रही है, और सेल कैसे एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो रहा है, किस तरीके से वो लोकोमोट कर पा रहा है, वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है वो आप समझ गए हैं। अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ ताकि आपको और भी ज़्यादा आसान हो जाए। बाकी ये मैंने इसकी समरी लिख रखी थी जो आपको बुक में ही दी गई है, बट डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद वेल एक्सप्लेन्ड आंसर्स। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बुक में दिए गए हैं। बाकी इसमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बताती ही जाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका है ऐसे Q1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं, माइक्रोफिलामेंट कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन डैश प्ले अ की रोल इन दी सेल मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, माइक्रोफिलामेंट कंपोज होते हैं प्रोटीन से, पर ऐसा कौन सा माइक्रोफिलामेंट है जो कि प्ले करता है की रोल की तरह सेल मूवमेंट में और मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो वो है आपका एक्टिन। एक्टिन फिलामेंट एक की रोल प्ले करता है आपके सेल की मूवमेंट में और कॉन्ट्रैक्शन में, तो इसमें आ जाएगा आपका एक्टिन। एक्टिन भी लिख सकते हैं, एक्टिन फिलामेंट भी लिख सकते हैं। बी है आपका, द skeleton is essential for the proper segregation of chromosome during। क्या है, आपको पता है कि जब भी क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होता है, सेपरेशन होता है या सेल डिवीजन होता है, तो वो 2 टाइप से होता है, मियोसिस और माइटोसिस। तो जब भी आपका सेग्रीगेशन होगा क्रोमोसोम का तो वो होगा माइटोसिस डिवीजन के अंदर, तो इसमें आ जाएगा आपका माइटोसिस। आपको सेल डिवीजन तो पता ही होगा कि 2 टाइप से होता है, डिवीजन मियोसिस और माइटोसिस, तो इसमें हो जाएगा आपका सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स माइटोसिस डिवीजन के अंदर। सी है आपका, द साइटोस्केलेटन इज क्रूशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ डैश द बैलेंस ऑफ सॉल्यूट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। क्या है, जो भी हमारा साइटोस्केलेटल होता है वो मेंटेन करके रखता है, क्रूशियली मेंटेन करता है सेल के अंदर के और बाहर के एनवायरनमेंट को। तो उस एनवायरनमेंट को हम क्या बोलेंगे, होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का मतलब है कि वो सेल के अंदर के और बाहर के जो भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, उसका टेम्परेचर बैलेंस करके रखता है, तो उसको बोलते हैं होमियोस्टेसिस। तो क्या है, जो साइटोस्केलेटल है वो क्रूशियल मेंटेन करके रखता है होमियोस्टेसिस के बैलेंस को सॉल्यूट के अंदर भी और बाहर भी सेल्स के। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका होमियोस्टेसिस। डी है आपका, द डायनेमिक नेचर ऑफ एक्टिन फिलामेंट इन्वॉल्व कंस्टेंट डैश एंड डीपोलराइजेशन। क्या है, जो डायनेमिक नेचर होता है आपका एक्टिन फिलामेंट का वो इन्वॉल्व होता है कांस्टेंट पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन में, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका पोलराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन लाइक डैश रेगुलेट दी ब्रांचिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। इसमें आपको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स का नाम याद ही रखना पड़ेगा। क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स है ARP2/3 कॉम्प्लेक्स। क्या है, जो आपका एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जो एक कॉम्प्लेक्स है आपका ARP2/3 कॉम्प्लेक्स, रेगुलेट करता है ब्रांचिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट को। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ARP2/3 कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है आपका G, इन ट्रेंडमिलिंग दी addition of dash to the barboard and occur while monomer are simultaneously removed by the pointed end। क्या है, आपको पता है एक्टिन फिलामेंट है, मायोसिन है, तो एक्टिन के भी डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स हैं। तो जो ट्रेडमिलिंग अगर हम पढ़ेंगे, ट्रेडमिलिंग है तो उसमें आपका एक टाइप का मोनोमर आता है एक्टिन फिलामेंट का, जो कि है G एक्टिन, जो कि एक बार्बर एंड में अकर होता है, रहता है, जो कि एक टाइप का इसका एक्टिन का मोनोमर है। जब भी आपका पॉइंटेड एंड होगा वहाँ से ये रिमूव हो जाता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका एक्टिन, G एक्टिन। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन आंसर इसके ज़्यादा समझ नहीं आए होंगे क्योंकि आपको चैप्टर इतना नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट ये फिल इन द ब्लैंक आ गए। जब आप लेंदी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि कैसे ये कॉम्प्लेक्स आए थे, कैसे ये पोलराइजेशन हो रहा है या क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे, SAQ2। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका SAQ2 में, पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन टोपोमायोसिन मूवमेंट। क्या है, आपकी जो भी मूवमेंट होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, तो उसमें से एक मूवमेंट है आपकी टोपोमायोसिन मूवमेंट। तो इसमें पूछा गया है कि टोपोमायोसिन मूवमेंट में कौन कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं।
वो आपको इसमें लिखना है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब इसका आंसर देख लेते हैं कैसे लिखना है आपको। तो इसमें आपको बुक में जो एग्जैक्ट दिया था मैंने वही लिख दिया है, बट इसको एक्सप्लेन आप थोड़ा और लंबा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मायोसिन और एक्टिन ही आएगा टोपोमायोसिन की मूवमेंट के अंदर। फिर आपका एक प्रोटीन आएगा जो कि होता है टोपोमिन। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द टोपोमायोसिन मूवमेंट, हेडिंग डाला आपने। फिर आप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट अप वी हैव द टोपोनिन। टोपोनिन एक टाइप का प्रोटीन है। दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 प्रोटीन troponin C, troponin I and troponin T play a crucial role in regulating muscle contraction by binding to the calcium ion। क्या है ये जो सबसे पहला आपका प्रोटीन आता है टोपोनिन प्रोटीन आता है। तो टोपोनिन प्रोटीन क्या करता है, ये 3 टाइप के सब प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो कि है आपका 3 टाइप के टोपोनिन C, टोपोनिन I और टोपोनिन T, जो कि तीनों मिलके एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगी, जब वो बाइंड करेंगी डिफरेंट टाइप के कैल्शियम आयन के साथ। इसीलिए आपको पता है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, उसकी कैल्शियम की लेवल कम हो जाता है, इसलिए वो मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं कर पाता है, उसकी हड्डियों में इतनी जान नहीं रहती। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है कि वो कैल्शियम आयन के साथ बाइंड कर सके। कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करने के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोटीन इसको हेल्प करते हैं, जो कि है टोपोनिन। टोपोनिन के भी सब मोनोमर हैं, टोपोनिन C, I और T। ये 3 टाइप के आपके प्रोटीन हैं जो कि साथ में मिलके मसल को कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं कि वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सके डिफरेंट टाइप के कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करके। तो पहला प्रोसेस आपको पता चल गया और पहला प्रोटीन भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट वी हैव टोपोमायोसिन। दूसरा प्रोटीन क्या है हमारे पास, टोपोमायोसिन। दिस प्रोटीन रैप्ड अराउंड एक्टिन फिलामेंट इन द मसल सेल एंड हेल्प रेगुलेट द इंटरैक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या है दूसरा प्रोटीन हमारे पास है टोपोमायोसिन। एक टोपोनिन हो गया, फिर दूसरा है हमारे पास टोपोमायोसिन। टोपोमायोसिन ये जो प्रोटीन है वो एक्टिन फिलामेंट के पास पूरा रैप्ड हो जाता है, इस तरीके से रैप्ड अराउंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टोपोमायोसिन इसके मतलब इसके अंदर एक्टिन फिलामेंट होगा और फिर ये टोपोमायोसिन इस पर पूरा रैप्ड हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये इसको हेल्प करता है कि जो भी इसके मसल सेल्स हैं उसको रेगुलेट करता है कि वो इंटर रिएक्शन करें एक दूसरे के साथ, एक्टिन और मायोसिन के साथ, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे इंट्रैक्ट करेगा उसके साथ टोपोमायोसिन, उसके साथ एक्टिन फिलामेंट के साथ रैप होने के बाद इंट्रैक्ट करेगा, ताकि जो भी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है उसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि टोपोमायोसिन मूवमेंट में कौन कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व है। पहला है आपका टोपोनिन और दूसरा है टोपोमायोसिन। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है, इसको आप मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट की तरफ से। तो इसको देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमर। सार्कोमर का स्ट्रक्चर आपको डिस्कस करना है कि क्या इसका स्ट्रक्चर है, आपको सिर्फ लिखना है। डायग्राम चाहें तो आप बना सकते हैं, बट एग्जाम में अगर आए तो आपको डायग्राम भी बनाना है। शायद मैंने इसमें डायग्राम इसका अटैच नहीं कर पाई हूँ, बट आप बुक में देख लेना, इसका डायग्राम दिया होगा वो आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमर। द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमर, द सार्कोमर इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। पहले आप हेडिंग डालेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमर, हेडिंग डालने के बाद नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। द सार्कोमर इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सार्कोमर क्या है, सार्कोमर एक बेसिक यूनिट है मसल कॉन्ट्रैक्शन की। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका एक बेसिक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं हम सार्कोमर। तो सार्कोमर क्या है, एक बेसिक यूनिट है मसल कॉन्ट्रैक्शन की। द सार्कोमर is made up of thick filament composed of myosin and thin filament composed of actin, topomyosin and toponin। क्या है, सार्कोमर डिफरेंट टाइप के फिलामेंट से मिलके बना होता है। तो सार्कोमर किससे मिलके बना है, थिक फिलामेंट कंपोज्ड ऑफ मायोसिन। सबसे पहले सार्कोमर के अंदर थिक जो मोटा टाइप का फिलामेंट होता है जो कि मायोसिन से मिलके बना होता है, और एक थिन फिलामेंट होता है, पतला फिलामेंट, मतलब एक थिक फिलामेंट होगा, ये थिक फिलामेंट है जो कि मायोसिन से मिलके बना है। फिर एक थिन फिलामेंट होगा जो कि कंपोज होता है एक्टिन, टोपोमायोसिन और टोपोनिन फिलामेंट से मिलके। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सार्कोमर क्या है। सार्कोमर एक बेसिक यूनिट है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, और सार्कोमर थिक फिलामेंट ऑफ मायोसिन से मिलके बना है और थिन फिलामेंट ऑफ एक्टिन, टोपोमायोसिन और टोपोनिन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, सार्कोमर ऑल्सो कंटेन Z लाइन्स एट ईच एंड विच एंकर
द थिन फिलामेंट एंड हेल्प मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सार्कोमर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, सार्कोमर के अंदर जेड लाइन भी पाई जाती हैं उसके एंड पे, हर एक एंड पे, मतलब ये एक ऐसा सार्कोमर है आपका, तो उसमें एक आपकी थिक मायोसिन है, थिन मायोसिन, फिर एक्टिन है, फिर एक जेड लाइन भी होगी, जेड लाइन होगी, ठीक है, जो कि आपके दोनों एंड पे पाई जाएगी, ये एंड पे पाई जाएगी जेड लाइन, विच एंकर थिन फिलामेंट एंड हेल्प मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सार्कोमर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या है ये, इसको क्या हेल्प करती है कि जो भी आपके फिलामेंट हैं डिफरेंट टाइप के, एक्टिन और मायोसिन, इसमें थिन फिलामेंट हैं, उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है कि वो अपना स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सके। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसका जो सार्कोमर का स्ट्रक्चर होगा वो उसको मेंटेन कर सके, इसके लिए ये हेल्प करता है। एज ए मसल कॉन्टैक्ट, जब भी मसल कॉन्टैक्ट होती है, द थिन फिलामेंट स्लाइड पास्ट द थिक फिलामेंट कॉजिंग द सार्कोमर टू द शॉर्टन। क्या है, जब भी हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो थिन फिलामेंट होते हैं आपके एक्टिन, टोपोनिन और टोपोमायोसिन के, वो स्लाइडली थिक फिलामेंट के ऊपर हो जाते हैं और कॉज करते हैं कि उस सार्कोमर जो भी है वो शॉर्ट हो सके। जब भी कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट का मतलब क्या है, सिकुड़ रहा है ये, तो हमारी जो सार्कोमर है वो भी सिकुड़ जाएगी, साइज़ में कम हो जाएगी, ठीक है। दिस स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। जो आपकी ये स्लाइडिंग हो रही है डिफरेंट टाइप की फिलामेंट की, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहे हैं और सार्कोमर को शॉर्टन कर दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट हो रही है मसल जिससे, वो एसेंशियल मैकेनिज़्म है आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर और आपके मसल मूवमेंट के अंदर और आपकी सेल मूवमेंट के अंदर। तो इस तरीके से आप सार्कोमर के ऊपर लिख सकते हैं आंसर। ये आपका शॉर्ट में आंसर मैंने लिखा है, बट अगर ज़्यादा नंबर का आ जाए तो इसको आप थोड़ा और ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना। बाकी आप पॉइंट टू पॉइंट इतना भी लिख के आएंगे तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे, बट इसको आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसके साथ अगर एग्ज़ाम में आइए तो आप इसमें इसका डायग्राम भी बना के आइएगा, बट जब मैं ये PDF बना रही थी तो डायग्राम अटैच नहीं हो पाया, वरना मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देती। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सेम क्वेश्चन दिया गया था, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमर, जो कि हमने पहले ही देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं डी आपका, विच फिलामेंट कंटेन लाइट meromyosine LMM and heavy meromyosine HMM and how do they help with muscle contraction and relaxation। क्या है, आपको पहले बताना है कि कौन से फिलामेंट के अंदर लाइट मैरोमायोसिन और हैवी मैरोमायोसिन पाए जाते हैं और कैसे ये मैरोमायोसिन आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये फिलामेंट के अंदर ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन आप समझ गए कि कौन से फिलामेंट कंटेन करते हैं लाइट मैरोमायोसिन और हैवी मैरोमायोसिन को, और कैसे ये डिफरेंट टाइप के फिलामेंट आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन में और मसल रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, वो आपको लिखना है। तो क्वेश्चन समझ गए, आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका, द फिलामेंट दैट आर क्रूशियल फॉर मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। पहले आप हेडिंग डालेंगे, लाइट मैरोमायोसिन एंड हैवी मैरोमायोसिन, आपने ये हेडिंग डाली इतने तक, फिर आप नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। दीज फिलामेंट्स आर फाउंड विद इन आवर मसल्स एंड प्ले अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ मसल मूवमेंट। क्या है, फिर आप इसके पहले तो बताएंगे कि ये दोनों के दोनों फिलामेंट हमारे मसल्स के अंदर पाए जाते हैं और ये दोनों ही अपना एक की रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मसल मूवमेंट के अंदर, ताकि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे तो हमारी मसल की मूवमेंट होगी, उसके लिए ये हेल्प करते हैं। LMM HMM आर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन मायोसिन। जो आपका लाइट मैरोमायोसिन है, हैवी मैरोमायोसिन है, वो दोनों के दोनों कंपोनेंट हैं प्रोटीन मायोसिन के, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द फोर्स नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी फोर्स चाहिए होती है हमारी मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये वो फोर्स जनरेट कर सकें कि हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सके। व्हेन अ मसल इज स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, दीज फिलामेंट इंटरैक्ट विद एक्टिन फिलामेंट टू फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस। क्या है, जब भी ये मसल स्टिमुलेट करते हैं एक दूसरे के साथ तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो मसल सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब सिकुड़ना, श्रिंक होना। These filament interact with the actin filament to form cross bridges। क्या है, जो इसके
फिलामेंट हैं LMM HMM, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं मसल्स को। तो ये क्या करती है, दूसरे जो भी आपके फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट उसके साथ क्रॉस ब्रिज बना लेती है। दिस इंट्रैक्शन कॉज द मसल फाइबर टू शॉर्टन लीडिंग टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब ये क्रॉस ब्रिज बना लेती है एक्टिन फिलामेंट के साथ तो क्या होता है, ये होता है कि आपकी जो मसल है, मसल फाइबर है, वो शॉर्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। शॉर्ट होने की वजह से इसका साइज़ कम हो जाएगा और इसी से मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है। ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन में क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो मसल का साइज़ कम हो जाएगा, सिकुड़ जाएगी, रिलैक्सेशन में बढ़ जाएगी। यही देख लेते हैं हम। Light meromycin and heavy meromycin work together to detach from actin filament, allowing the muscle fiber to retain their resetting state. क्या है, जो आपकी रिलैक्सेशन स्टेज होती है मसल रिलैक्सेशन के अंदर, उसमें लाइट मैरोमायोसिन और हैवी मैरोमायोसिन साथ में मिलते हैं और जो भी एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच्ड हुए थे क्रॉस ब्रिजिंग में, उसको डिटैच करते हैं, मतलब उससे छुटाते हैं खुद को, उससे हट जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, मसल फाइबर अपनी शेप में दोबारा से आ जाएंगे, जो सिकड़े हुए थे वो अपनी शेप में दोबारा से आ जाएंगे और अपनी स्टेट में आने के बाद वो रिलैक्स हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर मसल फंक्शन एंड प्रिवेंटिंग फटीग। क्या है, ये पूरा का पूरा एक एसेंशियल प्रोसेस हो जाता है मसल के फंक्शन के लिए कि वो रिलैक्स कब करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से फिलामेंट उसके साथ अटैच्ड होंगे, और यही आपको थकावट से भी बचाता है। ठीक है, प्रिवेंट करता है आपको फिटीक से। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे लाइट और हैवी मैरोमायोसिन फिलामेंट हेल्प कर रहे हैं और किस तरीके से हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और रिलैक्स हो रही है। तो आपने देख लिया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स। इसमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, वो आपको डिफाइन करना है, जो कि आपके एग्जाम में आ जाती हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको डिफरेंट टाइप की टर्म्स डिफाइन करने को आ सकती हैं। तो आई बैंड, ए बैंड, एच जोन, फॉर्मिंग और कैपिंग प्रोटीन्स को आपको डिफाइन करना है। तो 1 2 3 4 5 चीज़ों को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये आई बैंड क्या है। आई बैंड इज द लाइट बैंड इन दी सार्कोमर दैट कंटेन ओनली थिन फिलामेंट। क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि ये सार्कोमर है। सार्कोमर में डिफरेंट टाइप के बैंड पाए जाते हैं, जैसे कि जेड जोन भी पाया जाता है। तो डिफरेंट टाइप के बैंड भी पाए जाते हैं और जोन भी पाए जाते हैं। वो मैंने अभी डायग्राम इसका दिखाया नहीं है, इसलिए आपको समझ नहीं आया होगा, बट आप लोग खुद से एक बार देख लीजिएगा, वरना मैं जब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगी तो उसका डायग्राम आपको दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो आई बैंड क्या है, इसमें डिफरेंट टाइप के लाइट बैंड पाए जाते हैं सार्कोमर में, जिसको हम बोलते हैं आई बैंड। सार्कोमर में लाइट बैंड पाए जा रहे हैं, जो कि है आपका आई बैंड, जो कंटेन करके रखता है सिर्फ के सिर्फ थिन फिलामेंट, पतले फिलामेंट्स को ही कंटेन करके रखता है। ठीक है, तो आई बैंड इज द लाइट बैंड इन द सार्कोमर दैट कंटेन ओनली द थिन फिलामेंट। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ये। नेक्स्ट है आपका ए बैंड। ए बैंड क्या है, ए बैंड इज द डार्क बैंड दैट कंटेन बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट ओवरलैपिंग। ये भी सार्कोमर के अंदर ही पाया जाता है। ए बैंड क्या है, डार्क बैंड है, जो कि दोनों टाइप के थिक और थिन फिलामेंट को ओवरलैपिंग करके कंटेन करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एच जोन। एच जोन क्या है, इन द मिडल ऑफ द ए बैंड के बीच में वी हैव दी एच जोन विच ओनली कंटेन थिक फिलामेंट। जब जहाँ भी आपको ए बैंड पाया जाएगा, ए बैंड के बीच में पाई जाएगी एच जोन, ये होगी आपकी एच जोन। एच जोन के अंदर सिर्फ थिक फिलामेंट ही पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ, फॉर्मिंग का मतलब क्या है, इट इज़ अ प्रोटीन दैट हेल्प इन दी nucleation and elongation of actin filament. It play a crucial role in the cell structure and movement. क्या है, फॉर्मिंग एक टाइप का प्रोटीन है जो कि न्यूक्लिएशन और इलोंगेशन, फिलामेंट को न्यूक्लिएशन और इलोंगेशन में हेल्प करता है और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सेल की मूवमेंट हो सके और सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करता है। तो फॉर्मिंग क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है जो कि एक्टिन फिलामेंट के इलोंगेशन और न्यूक्लिएशन में हेल्प करता है और क्रूशियल रोल भी प्ले करता है कि वो सेल को स्ट्रक्चर दे सके और सेल की मूवमेंट में भी हेल्प कराता है। ठीक है, फिफ्थ है आपका कैपिंग प्रोटीन से ही आप समझ रहे हैं कि ये एक टाइप का प्रोटीन है, पर क्या है ये, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज प्रोटीन रेगुलेट एक्टिन फिलामेंट लेंथ
by capping the end of the actin filament, preventing further polarization। क्या है? कैपिंग प्रोटीन एक टाइप के प्रोटीन हैं जो कि रेगुलेट करते हैं आपके एक्टिन फिलामेंट की लेंथ को बाय कैपिंग द एंड ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। क्या है? ये क्या करते हैं, जो भी आपके एक्टिन फिलामेंट हैं उसकी लेंथ को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करते हैं ये प्रोटीन। क्या करते हैं ये कि जो भी आपकी एक्टिन फिलामेंट है उसके एंड में कैपिंग कर देते हैं, कैपिंग टाइप में कर देंगे तो उसकी लेंथ एक मेंटेन हो जाएगी कि इतनी लेंथ से ज़्यादा ये बढ़ेगा नहीं या इससे कम नहीं होगा। तो इनका काम क्या है, ये एक टाइप के प्रोटीन है जो कि रेगुलेट करते हैं एक्टिन फिलामेंट की लेंथ को बाय कैपिंग द एंड। इसके एंड में क्या है, कैपिंग करके इसकी लेंथ को मेंटेन करके रखते हैं, प्रिवेंटिंग फर्दर पोलराइजेशन, और ये प्रिवेंट भी करते हैं कि ज़्यादा पोलराइजेशन आगे ना हो सके। तो आपने देख ली होगी इनकी डेफिनेशन भी। FAQ3 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल रहे, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा एक प्यारा सा, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए जल्द ही वीडियो ला पाऊँ। आप लोग कमेंट नहीं करते तो मैं भी आलस से भरी हुई घर में लेट जाती हूँ, ठीक है। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही पूरा कोर्स मैं आपका कंप्लीट करा दूँगी अगर आप लोग मेरे साथ सपोर्ट करते रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।